अ वेरी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कल हमने स्टडी किया था कि वाई द डिमांड कर्व इज स्लोपिंग डाउनवर्ड, कि डिमांड कर्व स्लोपिंग डाउनवर्ड क्यों होता है। दिस क्लास में हम क्या स्टडी करने वाले हैं, एक्सेप्शन टू द लॉ ऑफ डिमांड। मतलब क्या, लॉ ऑफ डिमांड कहाँ कहाँ पर अप्लाई नहीं होता। लॉ ऑफ डिमांड का मतलब क्या था कि देयर इज़ एन इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन द प्राइस एंड द क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ द कमोडिटी। जहाँ पर प्राइस के बीच और क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ कमोडिटी के बीच रिलेशनशिप कैसा रहता है, इन्वर्स रिलेशनशिप होता है, नेगेटिव रिलेशनशिप होता है। लेकिन ये टॉपिक क्या है हमारा, एक्सेप्शन टू द लॉ ऑफ डिमांड। एक्सेप्शन का मतलब क्या है, जहाँ पर व्हेन द लॉ ऑफ डिमांड फेल्ड इज कॉल्ड एक्सेप्शन टू द लॉ ऑफ डिमांड। जहाँ पर हमारा लॉ ऑफ डिमांड क्या हो जाता है, फेल हो जाता है, उसको क्या बोला जाता है, एक्सेप्शन टू द लॉ ऑफ डिमांड। अगर हमारा लॉ ऑफ डिमांड क्या कहता था कि प्राइस के बीच और डिमांड के बीच रिलेशनशिप कैसा होता है, नेगेटिव, मतलब हमारा स्टॉप कैसा बनता था, डाउनवर्ड बनता था, नीचे की तरफ। लेकिन जहाँ पर हमारा एक्सेप्शन टू द लॉ ऑफ डिमांड वर्ड यूज़ हो जाएगा, इसका मतलब क्या है, वहाँ पे हमारा लॉ ऑफ डिमांड कैसा बनेगा, पॉजिटिव। इट मीन्स स्लोपिंग अपवर्ड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। When the law of demand failed is called the exception of the law of demand। जहाँ पर हमारा law of demand, मांग का नियम फेल हो जाता है, काम नहीं करता, उसको क्या बोला जाता है, एक्सेप्शन टू द लॉ ऑफ डिमांड। मांग के नियम के अपवाद, मतलब मांग के नियम के अपवाद का मतलब क्या है, कहाँ कहाँ पर हमारा लॉ ऑफ डिमांड अप्लाई नहीं होता। तो लॉ ऑफ डिमांड हमारा इन वेरियस सिचुएशन में, वेरियस कॉजेज में अप्लाई नहीं होता। सबसे पहला कॉजेज क्या है हमारा, गिवन गुड्स। गिवन गुड्स कौन से गुड्स होते हैं, हमने पीछे स्टडी किया था कि इनकम, कंज्यूमर की जो इनकम होती है वो भी अफेक्ट करती है। हमने नॉर्मल गुड्स की और इन्फेरियर गुड्स की स्टडी की थी। तो गिवन गुड्स क्या होता है, गिवन गुड्स वो गुड्स होते हैं, मतलब एक होता है इन्फेरियर गुड्स, निम्न कोटि की वस्तु, मतलब जिसकी क्वालिटी अच्छी नहीं होती। लेकिन जो हमारे गिवन गुड्स होते हैं वो गुड्स होते हैं जिनकी क्वालिटी इन्फेरियर गुड्स से भी क्या होती है, चीप क्वालिटी होती है, उसको क्या बोला जाता है, गिवन गुड्स कहा जाता है। सर रॉबर्ट गिफन ने क्या किया था, गिवन गुड्स को प्रोपाउंडेड किया था जहाँ पर हमारा लॉ ऑफ डिमांड अप्लाई नहीं होता। उनका नाम क्या था, सर रॉबर्ट गिफन। तो जहाँ पर ये वर्ड्स यूज़ होते हैं, जहाँ पे इकोनॉमिक्स के वर्ड यूज़ होते हैं, अगर इनको अच्छे से यूज़ किया जाए एग्जाम में तो मार्क्स अच्छे मिलते हैं, इंप्रेशन ज़्यादा अच्छा जाता है। तो गिफन गुड्स का प्रोपाउंडेड किसने किया था, सर रॉबर्ट गिफन ने किया था। इसको गिफन पैराडॉक्स भी कहा जाता है, गिफन पैराडॉक्स भी कहा जाता है इसे। दी गिफन गुड्स आर दोज इन्फेरियर गुड्स। गिफन गुड्स वो इन्फेरियर गुड्स होते हैं वूज इनकम अफेक्ट इज नेगेटिव, जिसका इनकम अफेक्ट कैसा रहता है, नेगेटिव, पर प्राइस अफेक्ट कैसा जाता है, पॉजिटिव जाता है। जस्ट यहाँ पर अगर हम देख सकते हैं गिफन गुड्स का इनकम अफेक्ट और प्राइस अफेक्ट देख सकते हैं। ओ एक्सिस पर हम क्वांटिटी रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ओ वाई एक्सिस पे इनकम को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अगर मेरी इनकम थी ओ वाई, तब मेरी कितनी डिमांड करी थी, ओ क्यू क्वांटिटी की डिमांड कर रही थी। अगर इनकम ओ वाई से ओ वाई 1 हो जाती है तो कितने डिमांड कर रहे थे, ओ क्यू 1। इसका मतलब क्या है कि अगर मेरी इनकम क्या हो जाती है, कम हो जाती है, तो मैं क्या करूँगी, ऑब्वियसली बात है जो चीप क्वालिटी का गुड्स है वो ज़्यादा, उसकी डिमांड ज़्यादा करूँगी। तो हमारा गिफन गुड्स के केस में क्या पता चलता है, अगर हमारी इनकम इंक्रीज़ होती है तो हम क्या करते हैं, इन्फेरियर गुड्स की डिमांड कम करते हैं। यहाँ पे मेरी अगर इस केस में देखें ओ वाई 1 से ओ वाई हो जाती है, ओ वाई 1 टू ओ वाई मेरी अगर इनकम हो जाती है, इंक्रीज़ हो जाती है, इतना इंक्रीज़ होता है, तो मैं क्या करूँगी, इन्फेरियर गुड्स की डिमांड कम करूँगी। ओ क्यू 1 से कितनी हो जाएगी डिमांड, ओ क्यू। तो क्या रिलेशन बनता है हमारा, अगर इनकम इंक्रीज़ होती है तो इन्फेरियर गुड्स की डिमांड कम, जिनको क्या बोला जाता है, गिफन गुड्स भी कहा जाता है। गिफन गुड्स वो गुड्स होते हैं जो इन्फेरियर गुड्स से भी जिसकी क्वालिटी कैसी होती है, चीप। अगर मेरी इनकम डिक्रीज़ होगी, ऑब्वियस ही बात है मेरी इनकम कम हो रही है, तो मैं गिफन गुड्स जो चीप क्वालिटी की गुड्स हैं उसकी डिमांड क्या करूँगी, ज़्यादा। एक इंक्रीज़ हो रहा है, दूसरा डिक्रीज़, एक डिक्रीज़ नेक्स्ट इंक्रीज़। तो रिलेशनशिप कैसा आ रहा है हमारा, नेगेटिव। जब भी रिलेशनशिप नेगेटिव बनता है, ऋणात्मक संबंध बनता है, तो हमारा जो डिमांड कर्व है स्लोपिंग कैसा बनता है, डाउनवर्ड बनता है। लेकिन यहाँ पर हम क्या स्टडी कर रहे हैं, लॉ ऑफ डिमांड को स्टडी कर रहे हैं। लॉ ऑफ डिमांड में हम प्राइस के बीच और किसका रिलेशनशिप देखते हैं, क्वांटिटी डिमांडेड के बीच का रिलेशनशिप देखते हैं। तो हमारा क्या बनता है कि लॉ ऑफ डिमांड में हमने ये बताना है कि किस केस में हमारा जो डी डिमांड कर्व है अपवर्ड जाएगा, पॉजिटिव रिलेशनशिप को शो करेगा प्राइस के बीच और डिमांड के बीच। ओ एक्स एक्सिस पे हम क्वांटिटी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ओ वाई एक्सिस पे प्राइस को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। जब हमारे प्राइस कितने थे, ओ पी, प्राइस क्या थे, ओ पी, डिमांड कर रहे थे ओ क्यू। जब प्राइस किसी गुड्स और सर्विसेज के कमोडिटी के ओ पी 1 हो गए तो हमने डिमांड करनी ज़्यादा स्टार्ट कर दी। यहाँ पे क्या रीज़न रहता है कि एक कंज्यूमर सोचता है कि किसी कमोडिटी की जो प्राइस है
वो कमोडिटी के प्राइस अगर इंक्रीज़ होगी, वो सोचता है कि इसकी क्वालिटी में कुछ इंप्रूवमेंट किया गया होगा तभी उसके प्राइस इंक्रीज़ हुए हैं। तो कंज्यूमर क्या सोचता है कि प्राइस इंक्रीज़ होने का मेन रीज़न क्या है कि उसकी क्वालिटी में कुछ इंप्रूवमेंट किया है, तो वो डिमांड भी क्या करता है, मार्केट में बढ़ा देता है। तो हमारा एक्सेप्शन टू द लॉ ऑफ डिमांड किस केस में अप्लाई होता है, क्वांटिटी और प्राइस के रिलेशनशिप में गिवन गुड्स के केस में अप्लाई होता है, जहाँ पे हमारा प्राइस का और डिमांड का रिलेशनशिप कैसा होता है, पॉजिटिव। तो फर्स्ट पॉइंट क्या था हमारा, गिफन गुड्स। सर पैराडॉक्स ने इसको दिया था, सर रॉबर्ट गिफन ने इसको दिया था, जिसको गिफन पैराडॉक्स भी कहा जाता है, गिफन का विरोधाभास। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा वेबलिन गुड्स की। अगर हम बात करते हैं, वेबलिन गुड्स को आर्टिकल ऑफ डिस्टिंक्शन भी कहा जाता है। अगर हम इसकी बात करें तो आर्टिकल ऑफ डिस्टिंक्शन जो था, प्रतिष्ठा की सूचक जो वस्तु होते हैं, जो प्रेस्टीज गुड्स होती हैं, लग्जरी गुड्स होती हैं, उसके लिए हम वर्ड यूज़ करते हैं आर्टिकल ऑफ डिस्टिंक्शन। इसको सर प्रोफेसर वेबलन ने इसको डेवलप किया था। सर प्रोफेसर वेबलन ने ही आर्टिकल ऑफ डिस्टिंक्शन को डेवलप किया था। तो आर्टिकल ऑफ डिस्टिंक्शन को वेबलन गुड्स भी कहा जाता है। द एक्सेप्शन फर्स्ट ऑफ ऑल डिस्कस बाय द प्रोफेसर वेबलन, ये एक्सेप्शन सबसे पहले जो लॉ ऑफ डिमांड को लेकर एक्सेप्शन थी, सबसे पहले प्रोफेसर वेबलन ने डेवलप की थी आर्टिकल ऑफ डिस्टिंक्शन की। फेल्ड इन दी प्रेस्टीज गुड्स, जहाँ कहाँ पर फेल हो जाती है, लॉ ऑफ डिमांड हमारा प्रेस्टीज गुड्स के अंदर क्या हो जाता है, फेल हो जाता है। द डिमांड ऑफ वेबलिन गुड्स इंक्रीज व्हेन द प्राइस इंक्रीज, जो वेबलिन गुड्स की डिमांड होती है तब इंक्रीज होती है जब उसके प्राइस इंक्रीज होते हैं। यहाँ पे हम एग्जांपल लेते हैं ज्वेलरीज का, डायमंड का, जो कॉस्टली हमारे कारपेट्स वगैरह होते हैं। देखो अगर डायमंड्स की बात करें, अगर डायमंड हमें आसपास के शॉप्स पे मिलने लग जाए तो कोई भी उसकी डिमांड नहीं करेगा, क्योंकि उसको क्या लगेगा कि ये टेम्परेरी डायमंड है, आर्टिफिशियल डायमंड है, ओरिजिनल डायमंड नहीं है। क्योंकि ओरिजिनल डायमंड के प्राइस क्या होते हैं, ज़्यादा हाई होते हैं। और ओरिजिनल डायमंड की डिमांड कब होती है, अगर उसके प्राइस हाई होंगे तभी डिमांड करेंगे, अगर प्राइस कम होंगे तो डिमांड कैसी करेंगे, उसकी कम करेंगे। हम वेबलिन गुड्स को एक डायग्राम से भी एक्सप्लेन कर सकते हैं, डायग्रामेटिकली भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ओ एक्सिस पर क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करेंगे, ओ एक्सिस पे प्राइस को। अगर हम बात करें कि अगर डायमंड की प्राइस ओपी होगी, मतलब 5 रुपीज़ का अगर डायमंड सबको मार्केट में मिलने लग जाए, कौन उसको परचेज करेगा, ओपी प्राइस से। तो डिमांड क्या थी मार्केट में, ओ क्यों डिमांड थी। अगर प्राइस जो थी डायमंड के OP1 हो जाए, सबको लगेगा ना कि डायमंड ओरिजिनल है, ऐसा नहीं है कोई आर्टिफिशियल डायमंड है, तो मार्केट में डिमांड भी क्या हो जाएगी, उसकी इंक्रीज। प्राइस के इंक्रीज होने पे क्या हो जाएगी, डिमांड इंक्रीज। और हमने यही तो बताना था कि लॉ ऑफ डिमांड की एक्सेप्शन किस किस केस में लॉ ऑफ डिमांड हमारा अप्लाई नहीं होता। तो जो हैवी कॉस्टली गुड्स होती हैं हमारे, जैसे लाइक डायमंड ज्वेलरीज होगी, आर्टिकल ऑफ डिस्टिंक्शन जो प्रेस्टीज गुड्स होती हैं, उस केस में हमारा लॉ ऑफ डिमांड अप्लाई नहीं होता। जहाँ पे लॉ ऑफ डिमांड अप्लाई नहीं होगा वहाँ पे डिमांड कर्व हमारा स्टॉपिंग अपवर्ड होगा, फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, दाएं से बाएं की तरफ। और उस केस में हमारा जो रिलेशनशिप कैसा होगा, प्राइस और डिमांड के बीच पॉजिटिव रिलेशनशिप होगा। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा इग्नोरेंस का। इग्नोरेंस को बोला जाता है अज्ञानता। कई बार क्या होता है, कंज्यूमर ना, समटाइम्स कंज्यूमर मेक्स अ इरेशनल जजमेंट। द कंज्यूमर थिंक इफ द प्राइस ऑफ कमोडिटी इज लो देन दे मेक अ लेस डिमांड ऑफ द कमोडिटी। कई बार कंज्यूमर क्या होता है, इग्नोरेंस, अज्ञानता के कारण या फिर किसी के बातों में आकर क्या सोचने लग जाते हैं कि अगर किसी कमोडिटी के प्राइस कम है तो वो कम डिमांड करते हैं। वो सोचते हैं कि अगर प्राइस ज़्यादा होंगे तो क्वालिटी अच्छी, अगर प्राइस कम है तो क्या करते हैं, डिमांड कम करते हैं। तो वो कई बार ना इरेशनल जजमेंट करने लग जाते हैं, अगर प्राइस बढ़ेंगे, कीमतें बढ़ेंगी तभी हम डिमांड करेंगे। तो समटाइम्स कंज्यूमर मेक्स अ इरेशनल जजमेंट। द कंज्यूमर थिंक इफ द प्राइस ऑफ द कमोडिटी इज लो देन दे मेक अ लेस डिमांड ऑफ द कमोडिटी। अगर कमोडिटी के प्राइस लो होते हैं, कम होते हैं, तो वो क्या करते हैं, कम डिमांड करना स्टार्ट कर देते हैं कमोडिटी की। बट इफ़ द प्राइस इज़ हाई इट विल अट्रैक्ट अ मोर डिमांड। जैसे ही प्राइस मार्केट में हाई होते हैं कमोडिटी के, वो डिमांड क्या करना स्टार्ट कर देते हैं, ज़्यादा करना स्टार्ट कर देते हैं। तो यहाँ पे हम इग्नोरेंस में कहते हैं कि कई बार कंज्यूमर इरेशनल जजमेंट करने लग जाते हैं कि प्राइस मार्केट में ज़्यादा होंगे तो ही ज़्यादा डिमांड करेंगे और प्राइस कम होंगे तो कम डिमांड करेंगे। बात वही आ जाएगी हमारी वेबलेंस गुड्स की तरह, सेम एग्जांपल बनेगा। प्राइस कम होंगे तो डिमांड कम, प्राइस ज़्यादा होते हैं तो क्या सोचते हैं, क्वालिटी में इंप्रूवमेंट हुआ है तो वो डिमांड करना ज़्यादा स्टार्ट कर देते हैं। इन द सेम सेंस हमारा रिलेशनशिप डिमांड के बीच कैसा बनेगा, अपवर्ड जाएगा। हमारा स्लोपिंग क्वांटिटी डिमांडेड और प्राइस के बीच रिलेशनशिप पॉजिटिव होगा और हमारा डिमांड का स्लोपिंग कैसा होगा, अपवर्ड, फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। तो हमने यही बताना था कि एक्सेप्शन टू द लॉ ऑफ डिमांड में किस किस केस में हमारा लॉ ऑफ डिमांड अप्लाई नहीं होता। कई बार कंज्यूमर के इग्नोरेंस की वजह से भी हमारा लॉ ऑफ डिमांड अप्लाई नहीं होता और हमारा लॉ ऑफ डिमांड कैसा जाता है, स्लोपिंग अपवर्ड जाता है, फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा इमरजेंसीज का एग्जाम्पल लेते हैं। समटाइम्स इन केस ऑफ इमरजेंसीज द प्राइस ऑफ द गुड्स इंक्रीज
and the consumers is comes under the pressure to buy the commodity for fulfill its own necessity। कई बार क्या होती है, इमरजेंसीज के अंदर भी सिचुएशन अराइज होती है, कंज्यूमर को कमोडिटी परचेज करनी पड़ती है। अगर प्रेशर अराइज हो गया कि एट प्रेजेंट मार्केट में प्राइस ज़्यादा चल रहे हैं, फिर भी उसको प्रेशर है कि उसकी नेसेसिटी की गुड्स है तो उसको परचेज करनी पड़ेगी। यहाँ पे हम एट प्रेजेंट हमारा जो कोरोना वायरस चल रहा है इसके अभी एग्जांपल डाल सकते हैं इसके अंदर कि मार्केट में जब लॉकडाउन 22 को किया गया था 15 डेज़ का, तब सभी को कहा गया कि 1 मंथ का आप अपने घर में राशन रखो। अगर मार्केट में प्राइस ज़्यादा थे तो भी उनके ऊपर एक प्रेशर था कि उनको 1 मंथ का जो राशन अपने घर पे रखना है, क्वांटिटी को आप अपने घर में स्टोर करके रखना है। तो कई बार क्या होता है, इमरजेंसीज़ की सिचुएशन में भी प्राइस जब कमोडिटी के हाई हो जाते तो भी उनको मार्केट में उसकी डिमांड करनी पड़ती है कमोडिटी की। तो इमरजेंसीज के केस में भी हमारा जो लॉ ऑफ डिमांड होता है अप्लाई नहीं होता, उसका स्लोपिंग कैसा बनता है, अपवर्ड बनता है फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा चेंजेस इन द टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस। अगर कई बार जैसे कंज्यूमर के टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस में भी चेंजेस आ जाता है, वही हमने यही बताना था कि हमारे 2 फैक्टर्स की वजह से, एक तो प्राइस होता है जिससे डिमांड को अफेक्ट पड़ता है, एक होते हैं हमारे अदर फैक्टर्स। अदर फैक्टर्स में यही तो आते हैं, हमारे कंज्यूमर की इनकम में चेंज होता है तो हमारा डिमांड कर पे अफेक्ट करता है। कंज्यूमर के अगर टेस्ट और प्रेफरेंसेस में चेंजेस हो जाते हैं, when the changes in the taste and preferences of consumers they make some more demand of the goods when its price rises। अब देखो कंज्यूमर के टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस में चेंजेस होने पर भी वो क्या करते हैं, कमोडिटी की डिमांड ज़्यादा करनी स्टार्ट कर देते हैं। अगर हम यहाँ पर देखें ओ एक्स एक्सिस पे क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करें, ओ वाई एक्स एक्सिस पे प्राइस को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। मार्केट में अगर प्राइस ओ पी है तो डिमांड ओ क्यू। अगर उनकी फैशंस के अकॉर्डिंग चेंजेस होता है और उस कमोडिटी के में सिर्फ थोड़ा सा ही मॉडिफिकेशन किया जाता है। देखो मार्केट में कोई भी प्रोडक्ट लॉन्च होता है तो उसमें कुछ हद तक कुछ मॉडिफिकेशन कर देते हैं क्योंकि कस्टमर को अट्रैक्ट करना होता है। उसके फ्लेवर्स चेंज कर देते हैं, इंग्रेडिएंट्स चेंज कर देते हैं, पैकिंग की साइज़ चेंज कर देते हैं, शेप्स चेंज कर देते हैं, फ्लेवर कलर चेंज कर देते हैं, जो पैकिंग का बाहर का जो मटेरियल होता है, आउटलुक होते हैं, उसको चेंज कर देते हैं डिमांड को इंक्रीज़ करने के लिए। तो उसकी जब प्राइस ज़्यादा भी कर दिए जाए तो एक बार हर कंज्यूमर क्या कहेगा कि एक बार तो टेस्ट करके देखेगी भाई चीज़ कैसी है। तो प्राइस हाई होने पर भी उसकी मार्केट में डिमांड कैसी हो जाती है, ज़्यादा हो जाती है। तो टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस के केस में भी हमारा लॉ ऑफ डिमांड अप्लाई नहीं होता। यहाँ पे हम एग्जांपल ले सकते हैं कि आजकल के जितने भी बच्चे हैं वो क्या करते हैं, उन टेस्ट और प्रेफरेंसेस के अकॉर्डिंग चलते हैं। शूज़ हो गया, वो अपने हाई क्वालिटी की गुड्स और सर्विसेज को परचेज़ करना चाहते हैं। अगर हम देखें कि जितने भी मोस्टली बॉयज़ होते हैं वो कटिंग वगैरह कराते हैं, तो मतलब साइड से कट, इधर से कट, अगर सिंपल कट कराएं तो वही प्राइस कम, उसकी डिमांड मार्केट में कम है। लेकिन अगर उनसे प्राइस हाई चार्ज किए जा रहे हैं और मार्केट में वो क्या करते हैं, हाई डिमांड कर देते हैं कमोडिटी की, अपनी डिमांड हाई रखते हैं कट वगैरह से, चाहे उनसे प्राइस हाई चार्ज की जाए फिर भी वो क्या करेंगे, वही कटिंग ही करवाएंगे। तो टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस का भी क्या पड़ता है, डिमांड के ऊपर इफेक्ट पड़ता है। इस केस में भी हमारा एक्सेप्शन टू द लॉ ऑफ डिमांड रहता है। नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा नेसेसिटी आइटम्स। जो भी कमोडिटी हमारी नेसेसिटी की होती है, जरूरी गुड्स होती है, द डिमांड ऑफ द नेसेसिटी गुड्स ऑल्सो इम्पैक्ट बाय द प्राइस। जो नेसेसिटी गुड्स की जो डिमांड होती है वो भी कैसे इम्पैक्ट होती है, प्राइस से इम्पैक्ट होती है। देखो जैसे अब लाइक वीट हो गया, राइस हो गया, साल्ट, ये हमारी नेसेसिटी की गुड्स है। अगर आपकी एग्जांपल लें, अगर किसी साल्ट के पैकेट का एग्जांपल है, 20 रुपीज़ का अगर साल्ट का पैकेट आता है, अगर उसके प्राइस 20 से 22 रुपीज़ भी कर दिए जाएँ तो भी क्या करेगा कंज्यूमर, उसकी मार्केट में डिमांड करेगा क्योंकि उसकी नेसेसिटी की आइटम्स है। ऐसा नहीं है कि वो डिमांड को बंद कर देगा। तो नेसेसिटी गुड्स के केस में भी हमारा लॉ ऑफ डिमांड अप्लाई नहीं होता। तो ये थे हमारे कुछ एक्सेप्शंस टू द लॉ ऑफ डिमांड। फर्स्ट पॉइंट हमने स्टडी किया था गिवन गुड्स का। फर्स्ट पॉइंट स्टडी किया था हमने गिवन गुड्स का कि गिवन गुड्स के केस में भी प्राइस और डिमांड के बीच रिलेशनशिप कैसा होता है, पॉजिटिव होता है। नेक्स्ट पॉइंट हमने स्टडी किया था कि आर्टिकल ऑफ डिस्टिंक्शन की गुड्स के केस में भी हमारा डिमांड का स्लोपिंग अपवर्ड बनता है। फिर हमने नेक्स्ट पॉइंट इग्नोरेंस का स्टडी किया कि इग्नोरेंस जहाँ पे कंज्यूमर इग्नोर करता है कि हाँ भाई प्राइस अगर ज़्यादा होंगे तो कमोडिटी ज़्यादा परचेज़ करेगा, अगर प्राइस कम है तो कम प्राइस परचेज करेगा। हम इग्नोरेंस में अनिल अंबानी का एग्जांपल डाल सकते हैं। अगर देखो अनिल अंबानी अगर कोई भी कमोडिटी परचेज करता है, ऑब्वियस ही बात है वो मार्केट में कभी भी प्राइस नहीं पूछेगा, हाँ भाई इस कमोडिटी का प्राइस कितना है, हाँ इन फ्यूचर अगर कम होगा तभी मैं परचेज करूँगा। अगर उससे प्राइस हाई भी चार्ज किया जाएगा तो भी वो मार्केट में डिमांड करेगा। तो इमरजेंसी के केस में भी अगर आपसे प्रेशर है आपको कमोडिटी परचेज करनी है, अगर आपसे प्राइस हाई चार्ज किया जाए तब भी आप उसकी मार्केट में डिमांड इंक्रीज़ करोगे। यहाँ पे आप एट प्रेजेंट कोरोना वायरस का भी एग्जांपल डाल सकते हो। फिर हमने टेस्ट और प्रेफरेंसेस का एग्जांपल लिया कि कंज्यूमर के टेस्ट प्रेफरेंसेस में चेंज होता है। नेसेसिटी आइटम्स के केस में भी हमारा लॉ ऑफ डिमांड अप्लाई नहीं होता।
सो आपका जो यहाँ तक का टॉपिक है आपका ईजिली यहाँ तक अच्छे से क्लियर होना चाहिए, समझ आना चाहिए, क्योंकि नेक्स्ट टॉपिक हमारा इस टॉपिक के ऊपर बेस, अगर आपको यहाँ तक क्लियर है तो आपको नेक्स्ट टॉपिक ईजिली समझ आ जाएगा। थैंक यू।